ईरान ने इजरायल के खिलाफ मुस्लिम देशों से मजबूत कदम उठाने की अपील की। विदेश मंत्री हुसैन अमीरुल्लाहिन ने कहा, मुस्लिम देशों को इजरायली शासन के खिलाफ एक होना चाहिए। इजरायल जंग में हमास का प्रवक्ता मोहम्मद हमादा मारा गया। जबालिया पर इजरायली हमले के दौरान मारा गया था। ईरान के इस्फहान न्यूक्लियर सेंटर के पास धमाका। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई धमाके हुए। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम हुआ एक्टिव। इजरायली फाइटर विमानों के गाजा पर युद्ध विराम से पहले की बमबारी की तस्वीरें सामने आई। खंडर में तब्दील दिखा इलाका। हमास ने की अपने कई वरिष्ठ कमांडरों के मारे जाने की पुष्टि। गाजा में लड़ाई के दौरान इजरायली सेना ने बनाया निशाना। आईडीएफ ने वेस्ट बैंक में 6 फिलिस्तीनियों की हत्या की। आईडीएफ ने कही कि मामले की जांच की जाएगी। हमास इजरायल में छिड़ी भीषण जंग के बीच जेनिन में मचा हाहाकार। ताजा हमले में एक घर को बनाया गया निशाना। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना ने की जबरदस्त फायरिंग। छोड़े गए आंसू गैस के गोले। आईडीएफ का जेनिन शहर और शरणार्थी शिविर पर हमला। आईडीएफ में बुनियादी ढांचे को किया नष्ट। वेस्ट बैंक के जेनिन में आईडीएफ की बमबारी के बाद शरणार्थी कैंप में लगी आग। इजरायली सेना ने जेनिन में मचाया घमासान। जेनिन के सरकारी अस्पताल और इब्न सिना अस्पताल को आईडीएफ ने घेरा। इजरायल पर ड्रोन हमले की कोशिश नाकाम। लाल सागर की ओर से किए गए ड्रोन हमलों को इजरायली लड़ाकू विमानों ने मार गिराया। आईडीएफ ने वेस्ट बैंक में फिलिस्तीनियों की भीड़ पर दागे गोले। इजरायली जवानों ने रबर की गोलियां चलाईं। उत्तरी गाजा से सामने आई तबाही की तस्वीरें। चारों ओर दिखी खंडहर हुई इमारतें। वेस्ट बैंक के हेब्रोन शहर में आईडीएफ को रोकने की कोशिश जारी। ताबड़तोड़ गोलीबारी से दहला पूरा इलाका। वेस्ट बैंक के रामल्ला में आईडीएफ ने भीड़ पर छोड़े आंसू गैस के गोले। हमास के समर्थन में कर रहे थे नारेबाजी। हमास ने इजरायल पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाया। कहा, उत्तरी गाजा में कम पहुंची है मदद। मापदंड के अनुरूप रिहा नहीं किए जा रहे हैं कैदी। बंधकों की रिहाई पर थी इजरायली पीएम नेतन्याहू की भी नजर। ऑपरेशंस प्रमुख और खुफिया विभाग के कमांडर से भी बात की। हमास इजरायल सीजफायर के बाद छूटे बंधक पहुंचे वेस्ट बैंक। सैकड़ों लोगों ने किया स्वागत। इजरायली पीएमओ का बयान। कहा, बंधक बनाए लोगों की लिस्ट आई सामने। बंधकों के परिवार से साझा की गई है जानकारी। इजरायली सेना के प्रवक्ता ने दूसरे बंधकों की रिहाई को लेकर धैर्य रखने की अपील की। कहा, लौटने वाले सभी बंधकों से पूछे जा रहे हैं उनके अनुभव। राफा बॉर्डर के जरिए भेजी गई 200 ट्रक से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय मदद। खाने पीने के साथ मेडिकल साजो सामान भी पहुंचाया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ का दावा, 61 ट्रकों के साथ उत्तरी गाजा में भेजी गई है मदद। वेस्ट बैंक के नेबलस शहर में आगजनी से मचा हड़कंप। इजरायली फोर्स पर आगजनी का आरोप। फिलिस्तीन सपोर्टर्स ने लंदन में निकाला मार्च। सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारियों ने गाजा में स्थायी युद्ध विराम की मांग की। इजरायल और हमास की जंग में यमन के हूती विद्रोहियों और लेबनान के हिजबुल्लाह की एंट्री ने परमाणु युद्ध के खतरे की घंटी बजा दी है। इजरायल पर इस वक्त हमास की बजाय हूती विद्रोहियों और हिजबुल्लाह की ओर से हमले किए जा रहे हैं। इन दोनों को हथियार और समर्थन ईरान से मिल रहा है। जहां ईरान की अमेरिका और इजरायल दोनों से कट्टर दुश्मनी है। यह तय माना जा रहा है कि अगर हमास और इजरायल की लड़ाई से ईरान पूरी तरह दूर नहीं हुआ तो यह जंग अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु युद्ध में बदल जाएगी। इसके लिए अमेरिका को तैयारी करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी 400 परमाणु मिसाइलें अंडरग्राउंड लॉन्च पैड सिलोस पर पहुंच गए। कार गैराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम।
इजरायली सेना गाजा पट्टी को तहस नहस कर चुकी है। गाजा पट्टी में 12,000 से ज्यादा लोगों की मौत कंफर्म है और 3,000 से ज्यादा लोग लापता हैं। लेकिन अभी इस जंग का अंत दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। क्योंकि हमास को खत्म करने की लड़ाई अब गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक इलाके में भी शुरू हो गई है। मिडल ईस्ट में ये जंग सिर्फ झांकी है। हर बीतते दिन के साथ गाजा की जंग एक महाविनाशक परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है। जो इजराइल और हमास या हिजबुल्लाह के बीच नहीं, बल्कि अमेरिका और ईरान के बीच हो सकता है। इसके लिए अमेरिका ने परमाणु हथियारों के जखीरे को अपने लड़ाकू विमानों, युद्धपोतों, परमाणु पनडुब्बियों और जमीन में बनाए गए साइलोज में तैनात करना शुरू कर दिया है। अमेरिका के परमाणु हथियारों के भंडार में लगभग 5500 वॉरहेड हैं, जिनमें 1/3 यानी लगभग 1800 न्यूक्लियर वॉरहेड और मिसाइलें रेडी टू फायर मोड में हैं। अमेरिका के इन परमाणु हथियारों का एक बड़ा हिस्सा पनडुब्बियों पर तैनात है और अमेरिका की परमाणु पनडुब्बियां इस वक्त दुनिया में कहां-कहां घूम रही हैं, ये अमेरिका के अलावा कोई नहीं जानता। अमेरिका के परमाणु हथियारों में सबसे घातक है मिनटमैन 3 मिसाइल। पचपन से 50 फीट लंबी मिनटमैन 3 मिसाइलों की रेंज 15,000 किलोमीटर तक है और अपने टारगेट पर 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से प्रहार करती है। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना के रणनीतिक ठिकानों पर ऐसी 400 मिसाइलें विशेष चैम्बर में तैनात हैं। एक बटन दबाते ही परमाणु मिसाइलों के साइलों का ढक्कन खुला तो मिनटमैन को अमेरिका से चीन और रूस पहुंचने में आधे घंटे से भी कम का वक्त लगेगा। इस परमाणु मिसाइल को अगर ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करना हो तो 20 मिनट का वक्त काफी है। अमेरिका ने अपने परमाणु हथियारों को यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद तैनात करना शुरू किया था। रूस के परमाणु हमले की धमकियों से निपटने के लिए पेंटागन ने अपने न्यूक्लियर भंडार को 100 अरब यानी लगभग 8 लाख करोड़ रुपए के बजट से अपग्रेड करना शुरू किया। इसमें बड़ी रकम न्यूक्लियर साइलोज की देखरेख में खर्च होती है। टाइम मैगजीन की रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु मिसाइलों को लॉन्च से पहले जिन साइलोज में रखा जाता है उसके ढक्कन का वजन लगभग 1000 किलो होता है। इनका तापमान हर वक्त 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर मेंटेन करना जरूरी है। मामूली गड्ढे जैसे दिखने वाले परमाणु साइलोज के एक सेंटर की देखरेख पर हर घंटे $55,000 खर्च होते हैं। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये परमाणु साइलोज कितने खास और महत्वपूर्ण हैं। अभी तक यही माना जा रहा था कि अमेरिका के परमाणु हथियारों का इस्तेमाल रूस या चीन के खिलाफ ही होगा,
लेकिन गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में हमास और इजराइल की जंग ने भी अपरमाणु हमले की आशंका बढ़ा दी। इस आशंका की जड़ है ईरान, जिसके समर्थन से हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने दक्षिण लेबनान से इजराइल पर हमले तेज कर दिए हैं। हिजबुल्लाह से निपटने के लिए इजरायली सेना ही काफी है और उसके लिए परमाणु बम की जरूरत नहीं। फिर परमाणु युद्ध की आशंका क्यों? इसकी वजह है ईरान, जो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है। ईरान के परमाणु हथियारों का खतरा इजराइल के साथ साथ अमेरिका को भी है। चीन के रक्षा विशेषज्ञ और फुदान इंस्टीट्यूट फॉर बेल्ट एंड रोड एंड ग्लोबल गवर्नेंस के कार्यकारी निदेशक हवांग रेनबेई ने आगाह किया है कि अगर हमास के खिलाफ जंग में ईरान की एंट्री हुई तो अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। ये चेतावनी हवाई नहीं है, क्योंकि ईरान की सरकार गाजा पट्टी की लड़ाई के लिए इजराइल और अमेरिका दोनों के खिलाफ आग उगल रही है। ईरान के विदेश मंत्री का नया बयान भी इसी ओर इशारा कर रहा है कि गाजा की जंग बहुत जल्द ईरान बनाम अमेरिका इजराइल युद्ध में तब्दील हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है, अमेरिका ने तेहरान में स्विट्जरलैंड के दूतावास के जरिए पैगाम भेजे हैं। उनके जवाब में मैं यही कहना चाहता हूं कि ईरान इस जंग का विस्तार नहीं चाहता, लेकिन मिडल ईस्ट क्षेत्र में अमेरिका और इजराइल का जो रवैया है वो खतरनाक है। अगर गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक में इजराइल का युद्ध अपराध नहीं रुका तो उसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। ऐसी सूरत में इस जंग का दायरा बढ़ना निश्चित है। ईरान के अलावा इजराइल को परमाणु हमले के लिए तुर्की भी लगातार उकसा रहा है, जिससे मामला उलझ गया है। इजराइल को मान्यता देने वाला पहला इस्लामिक देश तुर्की ही था। तुर्की नाटो का भी सदस्य है और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन ने 3 दिन पहले ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को धमकी दी कि अगर दम है तो इजराइल अपने परमाणु हथियार निकाल कर दिखाए। Gazze'de 40 gündür şahit olduklarımızı anlatmak için savaş dahil tüm kavramlar yetersiz kalmaktadır. Çünkü savaşın da bir ahlakı vardır. Adabı, hukuku ve sınırı vardır. Savaş hukukunun ilk kuralı ise çocuklara, kadınlara, yaşlılara ve hastalara dokunmamaktır. इजराइल ने कभी ये कबूल नहीं किया कि उसके पास परमाणु बम है, लेकिन परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली गैर सरकारी एजेंसियों का दावा है कि इजराइल के पास 90 से 200 के बीच न्यूक्लियर वॉरहेड है। माना जाता है कि इजराइल ने फ्रांस की मदद से परमाणु हथियार बनाए हैं, जिसका खुलासा पहली बार 1986 में इजराइल के एक न्यूक्लियर टेक्नीशियन ने किया था। उस टेक्नीशियन को मोसाद ने इटली से पकड़ा, उसे गद्दार घोषित करके 18 साल कैद की सजा सुनाई गई
और रिहाई के बाद भी उस टेक्नीशियन के कहीं आने जाने पर रोक लगा दी गई। जानकार मानते हैं कि चूंकि इजराइल के परमाणु कार्यक्रम को गोपनीय रखा गया है और अगर इजराइल अपने परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करता है तो अमेरिका और फ्रांस पर आरोप लगेगा कि उन्होंने इजराइल को चोरी से परमाणु हथियार बनाने में मदद की। लिहाजा ईरान के इस जंग में कूदने के बाद मोर्चा अमेरिका ही संभालेगा, जो कई साल से ईरान को सबक सिखाने के लिए मौके के इंतजार में है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। गाजा पट्टी के साथ ही यूक्रेन के वॉर फ्रंट पर भी एक बार फिर परमाणु विनाश का खतरा मंडराने लगा है। अमेरिका ने यूक्रेन को ATACMS जैसा एडवांस मिसाइल सिस्टम और F-16 फाइटर प्लेन देकर रूस के गुस्से की आग भड़का दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसी के बाद न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से खुद को अलग कर लिया और अब रूस की हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल भी अंडरग्राउंड लॉन्च सेंटर पर तैनात हो गई है। पुतिन ने अमेरिका और नेटो को दो टूक चेतावनी दी है कि अगर कोई भी देश रूस के लिए खतरा बना तो एक साथ सैकड़ों परमाणु मिसाइलें उसे पल भर में मिटाने के लिए तैयार हैं। का गराज नेटवर्क ग्रेट, क्लेम कवर ग्रेट, प्राइस वेट वाह, प्राइस भी ग्रेट। टाटा AIG कार इंश्योरेंस, ट्रस्टेड नाम, फैंटास्टिक नाम। अमेरिका समेत पूरी दुनिया जब गाजा पट्टी में हमास और इजराइल की जंग में उलझी है, ठीक उसी दौरान जंग के पुराने मोर्चे पर परमाणु हमले का खतरा एक बार फिर लौट आया। जंग का पुराना मोर्चा यानी यूक्रेन, जो अमेरिका और यूरोप से मिले हथियारों के दम पर रूस का कहर झेल रहा है। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने गाजा में जंग छिड़ने के बाद यूक्रेन पर हमलों की रफ्तार कम कर दी थी, लेकिन अक्टूबर के तीसरे हफ्ते में अमेरिका ने यूक्रेन को ATACMS यानी आर्मी टेक्निकल मिसाइल सिस्टम देकर राष्ट्रपति पुतिन का क्रोध फिर से भड़का दिया। Если война проиграна России, зачем поставлять атакамс? Пусть заберут назад атакамс, все другое вооружение, садится за блины, приезжает к нам на чаепитие. यूक्रेन को अमेरिका से मिली मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर ही है, लेकिन अमेरिका को इसका जवाब देने के लिए रूस की संसद ड्यूमा ने परमाणु हमले का दरवाजा खोल दिया। रूस ने खुद को न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी से अलग करने का ऐलान कर दिया। राष्ट्रपति पुतिन का ये फैसला सिर्फ कागजों पर नहीं था, बल्कि उन्होंने अमेरिका और पूरी दुनिया को आगाह करने के लिए रूस की परमाणु शक्ति का ट्रेलर भी जारी कर दिया। छब्बीस अक्टूबर को रूसी सेना की स्ट्रेटेजिक फोर्स ने परमाणु हमले का युद्ध अभ्यास किया और अब खबर है कि रूस ने क्रीमिया के नजदीक अपनी दक्षिणी सीमा के पास सबसे घातक परमाणु मिसाइल एवनगार्ड को न्यूक्लियर साइलोस में पहुंचा दिया है। न्यूक्लियर सिलोस में किसी परमाणु मिसाइल के पहुंचने का मतलब यही होता है कि वो हमले के लिए पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रपति पुतिन ने अपना इरादा भी खुलकर बता दिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि रूस के लिए जो भी देश खतरा बनेगा उसका नामो निशान मिट जाएगा। मैं सबको कहना चाहता हूं कि रूस पर न्यूक्लियर स्ट्राइक बर्दाश्त नहीं होगी। अगर किसी ने हमारी और न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च की तो उससे फर्क नहीं पड़ता कि ये कहां से लॉन्च हुई, वो कहीं से भी हो, लेकिन उसके जवाब में हमारी 100 परमाणु मिसाइल लॉन्च होंगी।
no matter where it comes from any point in the world's oceans. और दुश्मन के पास or from बचने का any कोई मौका territory. नहीं होगा। In a retaliatory counterstrike. रूस ने जिस एवनगार्ड मिसाइल लॉन्च व्हीकल को परमाणु हमले के लिए मोर्चे पर तैनात किया है, उसका इस्तेमाल रूस की सबसे एडवांस परमाणु मिसाइल RS-28 सरमत को लॉन्च करने के लिए किया जाता है। 208 टन वजनी RS-28 सरमत वही मिसाइल है जिसे पूरी दुनिया शैतान 2 के नाम से जानती है। इसके वॉरहेड में परमाणु और हाइड्रोजन दोनों तरह के महाविनाशक शस्त्र शामिल हैं। रूस ने अपनी इस परमाणु मिसाइल की धमकी यूक्रेन जंग की शुरुआत में ही दे दी थी। राष्ट्रपति पुतिन ने तब साफ लफ्जों में कहा था कि अगर यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका या नेटो के किसी सदस्य देश ने अपनी सेना उतारी तो रूस अपनी रक्षा के लिए पूरी दुनिया को खत्म करने से भी नहीं हिचकेगा। पुतिन की उसी धमकी की वजह से अमेरिका और नेटो के सदस्य देश यूक्रेन की तरफ से जंग में सीधे उतरने की हिम्मत नहीं दिखा पाए। नेटो या अमेरिका ने यूक्रेन में अपनी सेना भेजने का फैसला अब भी नहीं किया है। फिर रूस परमाणु हमले की धमकी क्यों दे रहा है, ये भी समझ लीजिए। और गाजा जंग पर आज का विस्फोटक प्राइम टाइम देखिए। गाजा युद्ध का NTC कोड, 7 दिन बाद न्यूक्लियर विस्फोट, रात 7:55 पर मेरे साथ। अब गाजा में सत्यानाश, मोदी नींद से आखिरी आस, ये देखिए रात 9 बजे। शीत युद्ध से बड़ा षड्यंत्र, वॉशिंगटन घिरा, नक्शा मिला, रात 9:20 पर।